15 अप्रैल 1996 की बात है। इंडिया और पाकिस्तान शारजाह में वनडे मैच खेलने वाले थे। दोनों टीमें प्रिपरेशन कर रही थी, एक दूसरे के प्लेयर्स के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी। अब मैच जब इंडिया पाकिस्तान का होता है ना, तो खाली गेम की स्ट्रैटेजी नहीं बनती, ये भी स्ट्रैटेजी बनती है कि किसको क्या बोला जाएगा, किसको गाली दी जाएगी, किसको पर्सनल अटैक किया जाएगा और किसको स्लेज किया जाएगा। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में भी इसी की तैयारी चल रही थी। पाकिस्तान की टीम से बासित अली को उनके कैप्टन आमिर सोहेल ने यह हिदायत दी कि इंडिया के खिलाफ होने वाले आज के मैच में आपको फिर से ऑन फील्ड सचिन तेंदुलकर को स्लेज करना है, अजय जडेजा को भी स्लेज करना है, नवजोत सिंह सिद्धू को भी कुछ बोल देना और विनोद कांबली को भी बिना कुछ सुनाए जाने नहीं देना। और हमेशा की तरह एक और हिदायत दी गई कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को छेड़ मत देना। पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में पिछले कई सालों से यह रिवायत बन चुकी थी। पाकिस्तान के कैप्टन अपने प्लेयर्स को इंडिया के खिलाफ मुंह चलाने के लिए अलग से ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन साथ में यह भी कहते थे कि उनके कप्तान अजहरुद्दीन को कुछ कह मत देना वरना महंगा पड़ेगा। ऐसा करने के दो रीजंस थे। पहला तो ये कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को उनके करियर के शुरुआती दिनों में पाकिस्तानियों ने स्लेज करके देख लिया था। पाकिस्तानी को पता चल गया था कि इस खिलाड़ी के सामने अगर मुंह चलाया तो उसके परफॉर्मेंस के लिए ये आग में घी का काम करता है। और दूसरा रीजन ये कि इतने सालों में अजहरुद्दीन ने सिर्फ इंडियन ड्रेसिंग रूम ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन के ड्रेसिंग रूम में भी इज्जत कमा ली थी। इतनी इज्जत कि सामने वाला उनको कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था। बासित अली ने यह बात अपने YouTube चैनल पर बताई कि किस तरीके से पूरी पाकिस्तान की टीम अजहर की इज्जत किया करती थी। आप आज देखते होंगे कि कैसे विराट कोहली जब भी ग्राउंड पर आते हैं तो उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स एक हसरत भरी निगाह से देखते हैं। अजहरुद्दीन ने यह इज्जत 1990 के दशक में ही कमा ली। दोस्तों, इस देश में जब भी स्टाइलिश प्लेयर्स की लिस्ट बनेगी, बाकी सबका नाम अजहरुद्दीन के बाद ही लिखा जाएगा। अजहर जब शॉट लगाते थे तो रवि शास्त्री को ट्रेस अ बुलेट कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके बल्ले से गेंद बुलेट की तरह नहीं निकलती थी, वो शान से बैट से बाउंड्री की तरफ का सफर तय करती थी। ऐसा लगता था कि अजहर के पास कोई बल्ला नहीं, एक जादू की छड़ी है जिससे ये जादूगर अपना जादू दिखाता था। कॉलर खड़ा करके जब अजहर क्रीज पर आते थे तो उनकी स्टाइल और उनका स्वैग सामने वाली टीम भी एक बार को एंजॉय जरूर करती होगी। बहुत वक्त तक मोहम्मद अजहरुद्दीन इस देश के सबसे चहेते खिलाड़ी रहे। उनमें एक इनोसेंस भी थी, मीडिया के सामने वो शर्मीले थे, अपने इमोशंस ग्राउंड पर वो दिखा देते थे। एक बार ऑस्ट्रेलिया में जब उनको स्लेज किया गया था वो मैदान पर रो पड़े थे। उनमें वो सारी खूबियां थी जो एक इंडियन क्रिकेट फैन को पसंद होती। वो सॉफ्ट स्पोकन थे, पोलाइट थे, ऊपर वाले से डरते थे और क्रिकेट में एक शानदार खिलाड़ी थे। उनकी कलाइयों की तो इतनी तारीफ होती थी कि कई लोगों का मानना था कि अजहर की कलाइयों को नेशनल ट्रेजर घोषित कर देना चाहिए। जो पुराने लोग थे उनको अजहर की कलाइयां गुंडप्पा विश्वनाथ की याद दिलाती थी, और जो नई जनरेशन की क्रिकेट फैंस थे उनको लगता था कि अजहर को अपनी कलाइयों का इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। अजहर का करियर 99 टेस्ट पर खत्म हो गया। जब तक अजहर खेल रहे थे तब तक भारत में उनसे ज्यादा वनडे मैच किसी ने नहीं खेले थे, और उस वक्त पर बहुत बड़ा कंपटीशन ये चल रहा था कि वनडे में 10,000 रन का जो जादुई आंकड़ा है भारत के लिए, वो पहले कौन छुएगा, सचिन या मोहम्मद अजहरुद्दीन, क्योंकि दोनों में ही बड़े कांटे की टक्कर थी। लेकिन एक दिन अचानक जब सुबह इंडियन क्रिकेट फैंस सोकर उठे तो उनको उनकी लाइफ का सबसे बड़ा धक्का लगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम मैच फिक्सिंग में उछल चुका था। अजहरुद्दीन का नाम साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिये ने लिया था। इस बात का थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें हमने मैच फिक्सिंग स्कैंडल जो हैंसी क्रोनिये के टाइम पर हुआ था उसको कवर किया है। वो वीडियो बनाइए, जाकर जरूर देखना। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हमने दे दिया है। वो देखकर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको इसी वीडियो में कंटिन्यू करने का मन है तो मैं आपको कहानी थोड़ी पीछे से शुरू कर देता हूं, बता देते हैं। हुआ यह था कि हैंसी क्रोनिये का नाम दिल्ली पुलिस ने मैच फिक्सिंग में शामिल किया था। यह इल्जाम जब साउथ अफ्रीका के कैप्टन पर लगे तो मामला सिर्फ क्रिकेट पर नहीं ठहरा। इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच ये एक डिप्लोमेटिक बात बन गई। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने यह बयान दिया कि वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करेंगे और उनके खिलाड़ियों पर जो दिल्ली पुलिस ने इल्जाम लगाए हैं उसकी क्लैरिफिकेशन मांगी। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही थी कि आखिर दिल्ली पुलिस ने बिना किसी अथॉरिटी के हमारे प्लेयर्स का फोन टैप कैसे कर लिया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अली बाकर ने मीडिया में यह बयान दिया कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कह सकते हैं कि हमारे किसी भी खिलाड़ी ने मैच फिक्सिंग न तो करी है और न किसी तरीके से वो इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन क्रोनिये, जो अभी तक अपने आप को बेगुनाह बता रहे थे, उन्होंने रात के 3 बजे अली बाकर को कॉल करके अपना गुनाह कबूल कर लिया, और इसके फौरन बाद क्रोनिये को साउथ अफ्रीका क्रिकेट कप्तान के तौर पर सैक कर दिया जाता है, उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाता है। यहीं से इस स्कैंडल की पूरी दशा और दिशा बदल जाती है। इस वक्त भारत में जो साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर थे, जो अभी तक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का बचाव कर रहे थे,
वो अब ये बयान देने लगते हैं कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट भारतीय पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेगी। हैंसी क्रोनी के कबूलनामे के बाद नई दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अजय राज शर्मा ये कहते हैं कि ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और ये दिखाता है कि इंडियन सिस्टम साउथ अफ्रीका फिक्सिंग मामले में एकदम ठीक से काम कर रहा है। हालांकि शर्मा जी ये भी कहते हैं कि पूछताछ में कुछ और नाम सामने आए, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन क्रिकेटर शामिल नहीं है, पर सच्चाई इसके उलट निकलती है। 13 अप्रैल सन 2000 को साउथ अफ्रीका का अखबार द स्टार पहली बार इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम सामने लाकर सनसनी मचा देता है। ये नाम थे मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर का। इस साउथ अफ्रीकन चैनल का यह कहना था कि जोहानिसबर्ग में एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है हामिद कासिम। ये बिजनेसमैन हैंसी क्रोनी के दोस्त भी हैं और उनके लिंक्स भारत में अजहरुद्दीन और सचिन के साथ भी हैं। स्टार ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि हामिद कासिम ही क्रोनी है और इंडियन बिजनेसमैन जिन्होंने फिक्सिंग के लिए पैसे ऑफर करे संजीव चावला, उनके बीच का ये लिंक था। हालांकि अजहर और सचिन दोनों ने ही इस रिपोर्ट को बकवास बताया। बेंगलुरु में रिपोर्टर से बात करते हुए अजहर ने यह कहा कि मैं हामिद कासिम को जानता जरूर हूं, लेकिन उनको तो सभी भारतीय खिलाड़ी जानते हैं क्योंकि टीम इंडिया के लिए वो अपने घर से खाना बनाकर लेकर आते थे। सचिन ने भी यही जवाब दिया कि जब भी इंडियन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका जाती थी तो हामिद कासिम इंडियन क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए खाना लेकर आते थे, खासकर जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए। लेकिन इस एलिगेशन के बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी और मंसूर अली खान पटौदी ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप देने को कहा। दोस्तों, पहला मौका था जब इंडियन गवर्नमेंट भी डिफेंसिव मोड पर आ गई थी, क्योंकि इंडियन खिलाड़ियों के नाम मैच फिक्सिंग स्कैंडल में दूर से ही सही लेकिन आना शुरू हो गए थे। तब के भारत के खेल मंत्री रहे सुखदेव सिंह ने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। उन्होंने एक्सपर्ट से बात करते हुए बोला कि भाई इंडिया में बेटिंग को लीगल भी किया जा सकता है ताकि मैच फिक्सिंग और बेटिंग जिसको क्राइम के नजरिए से देखा जाता है उसको बदला जा सके। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बाद में बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान ये कहते हैं कि मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी है जहां पर यह सुनने में आ रहा है कि भारत में बेटिंग लीगल हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेटिंग एक अपराध है और इसको भारत में प्रमोट नहीं बल्कि खत्म किया जाएगा। क्रिकेट में जो मैच फिक्सिंग का पेंडोरा बॉक्स था वो खुल चुका था। मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट से कह रही थी कि शारजा फिक्सिंग का गढ़ है। हालांकि इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल में सिर्फ साउथ अफ्रीका और इंडियन क्रिकेट शामिल था, लेकिन सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड अपने अपनी टीमों को लेकर अलर्ट हो गए थे और अपने लेवल पर फिक्सिंग की जांच कराने लगे थे। इसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे आगे थे। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच हैंसी क्रोनी केस में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी एंगल एक्सप्लोर करने लगी थी, जो कि इंडिया में ऑलरेडी 100 से ज्यादा क्राइम के लिए वांटेड अपराधी था। इस बीच तब भारतीय कोच रहे कपिल देव ने एक टीवी चैनल पर यह कह दिया कि जब तक मैच फिक्सिंग का यह मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक भारतीय क्रिकेट टीम को क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने इस टीवी चैनल इंटरव्यू में यह कहा कि कुछ भारतीय खिलाड़ियों के नाम भी मैच फिक्सिंग में शामिल हो सकते हैं, ऐसा उनको शक है। I love my country, I love my team. I promise them I will not leave the team till I talk to you. I wish them luck, but this way no. इसके साथ ही कपिल देव ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है कि जब से उन्होंने इंडियन टीम की कोचिंग संभाली है उसके बाद से कोई भी फिक्सिंग का एपिसोड अगर बाहर आता है और किसी इंडियन प्लेयर का नाम इसमें शामिल होता है तो वो अपने कोचिंग पद से इस्तीफा दे देंगे। After you paid so much and given your soul, heart, body, sweat, and then you have to hear that I will die before that. I don't think, but I will never do with cricket. दोस्तों, मैच फिक्सिंग में अगला बड़ा मोड़ तब आता है जब साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अली बाकर ये सनसनीखेज खुलासा करते हैं कि 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 2 मैच फिक्स थे, जिसमें से एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी था। पाकिस्तान ये दोनों मैच हार गया था। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई इस बात को बकवास बताते हैं। 1999 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे अंशुमन गायकवाड़ कहते हैं कि 1999 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैच में कोई फिक्सिंग नहीं हुई थी। भारतीय टीम बिल्कुल साफ सुथरी है। इनफैक्ट पाकिस्तान इस मैच में लड़ाई करते हुए हारा था। अंशुमन गायकवाड़ ने यह भी कहा कि इस मैच के खत्म होने के बाद वो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में गए थे और वहां सारे खिलाड़ी मैच हारने की वजह से डिप्रेस्ड हो गए थे। अगर कोई खिलाड़ी जानबूझकर मैच हार रहा है पैसे के लिए तो वो इस हार से भला दुखी क्यों होगा। 1999 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की मैच फिक्सिंग एलिगेशन तो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन 15 जून को हैंसी क्रोनी साउथ अफ्रीका की किंग कमीशन के सामने यह खुलासा करते हैं कि भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1996 में उनको एक बुकी से मिलवाया जिसने कानपुर टेस्ट हारने के लिए साउथ अफ्रीका के कैप्टन को पैसे देने की बात करी। हैंसी क्रोनी ने कहा कि कानपुर टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उनको कॉल करके अकेले अपने कमरे में बुलाया। कमरे में मुकेश गुप्ता नाम का एक शख्स मौजूद था। मुकेश से इंट्रोड्यूस करने के बाद अजहरुद्दीन कमरे से चले गए और मुकेश ने यह ऑफर दिया कि अगर आप कानपुर टेस्ट मैच में आखिरी इनिंग में ऑल आउट हो जाते हो तो इसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। क्रोनी के एलिगेशन के बाद अजहर भड़क जाते हैं। वो इसको साउथ अफ्रीका की साजिश बताते हैं और कहते हैं कि क्रोनी का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता।
जिस मुकेश गुप्ता की बात करी जा रही है मैं तो उसको जानता भी नहीं, और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने और दिल्ली पुलिस ने क्रोनिया को एक्सपोज कर दिया। हालांकि हैंसी क्रोनिया के एलिगेशन भारतीय गवर्नमेंट तक को हिलाकर रख देते। भारत के खेल मंत्री ये कहते हैं कि जब तक मैच फिक्सिंग में उनका नाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक अजहर और कपिल देव को क्रिकेट से दूर हो जाना चाहिए। हालांकि खेल मंत्री साहब साथ में यह भी कहते हैं कि इसका यह मतलब नहीं कि कपिल देव और अजहर गुनहगार हैं, वो बस ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि मॉरल रूप से क्रिकेट को कोई नुकसान ना हो। हालांकि अजहरुद्दीन इंडियन क्रिकेट टीम का साथ छोड़ने या फिर कप्तानी से इस्तीफा देने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे फ्रेम किया जा रहा है, क्रिकेट मेरा पैशन है और मैं अपना पैशन इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि किसी को ऐसा लगता है कि मैं गलत हूं। अजहरुद्दीन क्रोनिया के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी बात करते हैं। उधर दिल्ली पुलिस अजहरुद्दीन और मुकेश गुप्ता नाम के इस बुकी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर देती है और कहती है कि इन दोनों का नाम इन्वेस्टिगेशन में शामिल ही नहीं है, इसलिए इनकी जांच नहीं की जाएगी। लेकिन इस वक्त तक सीबीआई भी इन्वॉल्व हो चुकी थी। उन्होंने मुकेश गुप्ता की पहचान एक ज्वेलर के रूप में करी। सीबीआई मुकेश गुप्ता की ज्वेलरी शॉप जो कि दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में थी उस पर छापा मारती, लेकिन वहां पर मुकेश गुप्ता नहीं मिलते, तो फिर उनके घर पर छापा मारा जाता है जहां फिर से मुकेश गुप्ता नहीं मिलते और सीबीआई उनको भगोड़ा घोषित कर देती। हालांकि इस बीच अभी तक अजहरुद्दीन का नाम सिर्फ हैंसी क्रोनिया जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान रहे हैं उन्होंने लिया था, लेकिन अजहर के खिलाफ भारत में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। कोलकाता में अजहरुद्दीन विरोधी एक रैली निकाली जाती है जहां पर भारतीय कप्तान के पोस्टर्स पर कालिख और चप्पल की माला टंगी होती है। मोहम्मद अजहरुद्दीन इसको एक साजिश बताते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। हालांकि अगले ही महीने अजहरुद्दीन इस बात के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से। वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उनके खिलाफ मैच फिक्सिंग का एक एजेंडा चलाया जा रहा था और ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। हालांकि इस माफीनामे के बावजूद शिवसेना के बाल ठाकरे अजहरुद्दीन को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि उनको इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी क्योंकि जब उनको कैप्टन बनाया गया तब उनको ये समझ में नहीं आया कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से। अब जब उनके खिलाफ फिक्सिंग के एलिगेशंस हैं तब उनको याद आ रहा है कि एलिगेशन इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के। 20 जुलाई सन 2000 को इंडियन इनकम टैक्स ऑफिशियल्स कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, निखिल चोपड़ा, नयन मोंगिया और अजय जडेजा के घर पर छापा मारते हैं। ये छापे दिल्ली, मुंबई के अलावा चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में मारे जाते हैं। अजहरुद्दीन के हैदराबाद में बंजारा हिल स्थित इलाके में घर पर 6 ऑफिशियल्स रेड करते हैं। बीसीसीआई इन रेड्स का समर्थन करती है और कहती है कि अगर इससे सच बाहर आता है तो इंडियन एजेंसीज को बेशक अपना काम करना चाहिए और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं जल्दी से जल्दी उसे पब्लिक करनी चाहिए। रेड के दूसरे दिन यानी 21 जुलाई को मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रशांत शर्मा जो कि इस इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर जनरल थे, वो मीडिया के सामने आकर एक बयान देते हैं। कहते हैं हमें कुछ लीड मिली है जिससे यह पता चलता है कि जिनके घर पर रेड पड़ी है उनके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। इस लिस्ट में कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा का नाम शामिल होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके बाद कपिल देव, उनकी पत्नी रोमी देव और जगमोहन डालमिया के बैंक लॉकर अपनी कस्टडी में ले लेती है। 22 जुलाई को इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस धनंजय कुमार ये कहते हैं कि जो रेड्स हुई थी उसमें मैच फिक्सिंग से जुड़े कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस मिले। 15 अक्टूबर को सीबीआई ने कहा था कि 4 भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ मैच फिक्सिंग में उनको पुख्ता सबूत मिले। 31 अक्टूबर 2000 को सीबीआई अपनी रिपोर्ट पब्लिक कर देती और यह बताती कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मैच फिक्सिंग करी है और इस काम में उनकी मदद अजय जडेजा और नयन मोंगिया ने भी करी। सीबीआई के खुलासे के बाद बीसीसीआई अपनी भी जांच कराती है और 27 नवंबर सन 2000 को बीसीसीआई इस फैसले पर पहुंचती है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मैच फिक्स किए थे। अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा और फॉर्मर इंडियन टीम फिजियो अली ईरानी भी इसमें शामिल थे। हालांकि बीसीसीआई ने कपिल देव और नयन मोंगिया को क्लीन चिट दे दी। 5 दिसंबर को यह फैसला सुनाया गया कि अजहरुद्दीन और अजय शर्मा पर लाइफ टाइम बैन लगाया जाएगा, जबकि अजय जडेजा पर 5 साल क्रिकेट खेलने का बैन लगा। हालांकि 2003 जनवरी में अजय जडेजा के ऊपर लगा बैन दिल्ली हाईकोर्ट में हटा दिया गया और अपने फैसले में यह कहा कि उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के कोई भी सबूत नहीं मिले। अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था। अदालत में मामला पहुंचा। जडेजा पर लगे प्रतिबंध को अदालत ने हटा लिया। अजहर और अजय शर्मा पर ताउम्र पाबंदी लगाई गई थी। सीबीआई की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यह बात कबूल करी है कि उन्होंने 10 लाख रुपए के बदले में 3 वनडे इंटरनेशनल मैच की इनसाइड इंफॉर्मेशन बुकीज को दी और क्रोनिया को भी एक बुकी से मिलवाया। हालांकि पब्लिकली मोहम्मद अजहरुद्दीन ने यह बात कभी भी नहीं मानी और उन्होंने हमेशा ये स्टैंड रखा कि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं है और उनको फंसाया जा रहा है। मजे की बात यह है कि साल 2006 में जब चैंपियंस ट्रॉफी भारत में खेली जा रही थी तो बीसीसीआई ने पूर्व टेस्ट कप्तानों के सम्मान में एक सेरेमनी रखवाई थी और उसका पार्ट बनने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी इनवाइट किया गया था। इस बात पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई और आईसीसी ने बीसीसीआई की इस हरकत से दूरी बना ली। आईसीसी के सीईओ मैल्कम स्पीड इस हरकत के चलते आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने इंडिया नहीं आए
और कई लोगों को यह बात अजीब लगी कि जब बीसीसीआई ने खुद लाइफ टाइम बैन लगाया है, यानी अजहरुद्दीन को गिल्टी माना है, तो फिर उनको सम्मानित करने के लिए क्यों बुलाया गया। अजहर ने अपने लाइफ टाइम बैन के खिलाफ आंध्रा हाईकोर्ट में एक केस भी लड़ा, जो कि साल 2012 में वो जीत भी गए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अजहर पर लगाया गया बैन अनसस्टेनेबल और इलीगल है। कोर्ट ने अजहर का पक्ष लेते हुए कहा कि ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं मिला जहां से पता चले कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने फिक्सिंग करी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो फ्लॉड थी, यानी उसमें गलतियां थी और ऐसे सबूत नहीं थे जिससे यह साबित हो जाता कि अजहर फिक्सिंग में शामिल थे। और बीसीसीआई को भी कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा कि बीसीसीआई ने अजहर को जो नोटिस भेजे हैं उस पर रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं दिया और जल्दबाजी में ये लाइफ टाइम बैन उन पर लगा दिया गया। Azharuddin was banned on December 5, 2000 on the allegation of fixing 3 one-day internationals in the 90s. अजहर को कोर्ट ने तो फ्री कर दिया, लेकिन क्रिकेट जगत में उनकी एक्सेप्टेंस वापस नहीं आ पाई। सन 2018 में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 मैच से जस्ट पहले ईडन गार्डन में जो ट्रेडिशनल बेल रिंगिंग सेरेमनी होती है, जिसमें एक डिग्निटरी को बेल रिंग करना होता है, उसके बाद में मैच शुरू होता है, वो करने के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को बुलाया। गौतम गंभीर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने ट्वीट करके बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल को आड़े हाथों लिया। मजे की बात यह है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट उस वक्त पर सौरव गांगुली थे और इसे इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि जब अजहरुद्दीन का नाम मैच फिक्सिंग में आया तो उनके बाद सौरव गांगुली को ही भारतीय टीम का कैप्टन बनाया गया था। तो दोस्तों, ये था किस्सा भारतीय क्रिकेट के सबसे काले इतिहास का। यहां से क्रिकेट फैंस हर क्रिकेटर को, हर मैच को शक की नजर से देखने लगे। क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट कम भी हो गया था। इस वीडियो का इस सीरीज का जो पार्ट 1 हमने क्रोनी की वीडियो में आपको बताया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। कॉन्टेक्स्ट और क्लियर होगा, ये जो मैच फिक्सिंग की कहानी शुरू कहां से हुई थी वो आपको पता चलेगा, क्योंकि उस वीडियो में वो मैच फिक्सिंग का साउथ अफ्रीकन साइड था और इस वीडियो में मैच फिक्सिंग का इंडियन साइड है। ये कहानी आपको लगी कैसी, कमेंट करके बताना। और ईयर 2000 में, सन 2000 में जो मैच फिक्सिंग हुई उसको लेकर आपकी अगर कोई यादें हैं वो भी हमारे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करना। बाकी इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम आईपीएल से जुड़ी मैच फिक्सिंग के जो आरोप लगे थे या जो जांच हुई थी या जो प्लेयर्स फंसे थे उसके बारे में बात करेंगे। यानी इस मैच फिक्सिंग सीरीज की हमारी वीडियो नंबर 3 होगी। तो अगली वीडियो भी जरूर देखना। बाकी आप बताइए, आपकी नजर में मोहम्मद अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग के आरोपी थे या नहीं, कमेंट करके बताना। ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।